बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। दोनों स्टोरीज़ बहुत अहम स्टोरीज़ हैं। शेख रशीद अहमद गिरफ़्तार हो चुके हैं, कहाँ से और क्यों, ये मैं आपको एक स्टेटमेंट भी सुनवाता हूँ। और दूसरा ये है कि कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे फुल कोड बन गया है। नए चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज़ साहब ने फुल कोड बना दिया है। इस पे क्या होने वाला है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है क्या, और अगर ये एज़ इट इज़ बहाल हो जाता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, तो फिर क्या होगा, इस पे क्या होना क्या है, नवाज़ शरीफ साहब को क्या फ़ायदा है, बाकी लोगों को क्या फ़ायदा है इससे, इस पर बहुत ही तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो अल्लाह के करम और आपके तामुन से चल रहे हैं वो बहुत ही ज़ोरों शोरों से जा रहे हैं। एक वाटर, मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी कहा था और उस वीडियो के आखिर पर मैंने एक वाटर प्रोजेक्ट भी लगाया था। मैंने कहा आप ख़ुद देख लीजिए, अपनी आँखों से देख लीजिए, अपने कानों से सुन लीजिए। ये वीडियो आप देख के कम से कम अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि किस किस्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं। इनका इर्द गिर्द, इनका रहन सहन, इनका लिबास, इनका सब कुछ आप ये ज़रा देखें, ये जो सोशल फैब्रिक सब कुछ आप देखें। ये कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ पानी मांग रहे हैं। अब आप यकीन कीजिए, अल्लाह जानता है इनको पानी पिलाना इतना कार सवाब है। ये गंदा नालों का पानी पी रहे हैं और हम ये वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आपके तामुन से, अल्लाह के करम से लगा रहे हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको शेख राशिद शफीक साहब का, जो उनके भतीजे हैं शेख रशीद साहब के, तो ये उनका मैं एक बयान सुनाता हूँ। ये आप बयान सुने, फिर इस पर मैं बताता हूँ। ये ख़ुद भी बता रहे हैं कहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया और ये क्यों गिरफ़्तार किया गया। उनके तो वो फलां थे मुकदमात, ये मैं बताता हूँ उनको क्यों गिरफ़्तार किया गया। ये सब कुछ इस पर तबसरा भी करते हैं और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे भी आते हैं। ये ज़रा सुन लें। पाकिस्तान शेख रशीद अहमद साहब को बैरियर टाउन फेज़ 3 से पंजाब पुलिस की भारी तादाद ने और 7 और वर्दी में लोगों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद ये नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। और आज की डेट में शेख रशीद अहमद साहब के साथ मेरे बड़े भाई शेख शाकिर साहब और साथ हमारा एक मुलाजम शेख इमरान, ये 3 लोग थे। इनको बैरियर टाउन फेज़ 3 से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गए। शेख रशीद अहमद साहब पंजाब पुलिस ने हाई कोर्ट में लिख कर दिया हुआ है कि हमें किसी केस में मतलब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की पुलिस ने लिख के दिया हुआ है कि हमें शेख रशीद अहमद साहब किसी केस में मतलब नहीं है। और उन्होंने पहले दिन से 9 मई के वाक़े की मजम्मत की है और मैं भी 9 मई के वाक़े की मजम्मत करता हूँ। लेकिन जो हालात है, वाक़यात आपके सामने है। मैं आला अदालतों से कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कि हमें बताया जाए कि शेख रशीद अहमद साहब, मेरे बड़े भाई शेख शाकिर साहब, हमारा एक पर्सनल सेक्रेटरी शेख इमरान, जिसको पंजाब पुलिस ने बैरियर टाउन फेज़ 3 से गिरफ्तार किया है, वो इस वक्त कहाँ पर है, ताकि हम उनकी कानूनी, उनको जिस जगह पर भी है उनको मुतल्लिका थाने में जो किसी पर्चे में वो नामिनेट भी है, जो कि मुझे। ये शेख राशिद शफीक साहब हैं, उनके भतीजे हैं जनाब। ये फरमा रहे हैं फ़र्जंद पाकिस्तान, फ़र्जंद पाकिस्तान ऐसे फरमा रहे हैं जैसे कि उन्होंने पता नहीं कोई धमाका ही इन्होंने कराया हो। आपको याद है कि जब धमाका हुआ तो ये साहब दुबई नस गए। जब एटमी धमाका किया पाकिस्तान ने, तो ये खुद उनका इंटरव्यू मौजूद है। मैं मुतादिद बार वो क्लिप सुनवा चुका हूँ, आपने भी सुन लिया होगा कि जी मैं तो उधर नस गया था। मैंने कहा इधर उधर को बटन हो भी जाए तो क्या पता। तो वहाँ के एम्बेसडर ने मुझे कहा कि खैरियत तो है, आप खाना खा के जाएँ। मैंने उनसे पूछा कि अगली फ़्लाइट कब है, तो उन्होंने कहा जी खाना तो खा के जाए। मैंने कहा जी खाना खा के जाऊँगा। जब सब कुछ हो गया, एटमी धमाका हो गया, तब मैं वापस आ गया। यानी ये वो फ़र्जंद पाकिस्तान है कि जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब ग्राउंड पे, जो उस मोहसिन पाकिस्तान अपना डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब वो ग्राउंड पे, डॉक्टर समर मुबारक ग्राउंड पे, पाकिस्तान आर्मी ग्राउंड पे, सब कुछ सारे लोग, पूरी की पूरी कौम इधर ही मौजूद। फ़र्जंद पाकिस्तान नस गए दुबई। ये फ़र्जंद पाकिस्तान है। किया क्या है इन्होंने? अब ये वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने क्या किया है। भाई इन्होंने जो किया है वो इमरान खान ने भी नहीं किया। हर पुट्ठा सबक इन्होंने दिया है इमरान खान को, हर पुट्ठा सबक इन्होंने दिया है। कैसे?
ये आपको याद नहीं है कि लाहौर के जलसे में क्या कहा था कि इमरान खान को, कि मैं तो कहता हूँ कि ऐसी पार्लियामेंट पे लानत है। वो इमरान खान, वो उनको पता है, वो उनको कोई कहे ना, हमारी सराइकी में बोलते हैं कि कुत्ता आपका कान लेके जा रहा है। इमरान खान की ये आदत है कि वो अपने कान को नहीं संभालेगा, वो कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ेगा। इमरान खान का ये वो कंटेनर पे होते थे कुछ सहाफ़ी दोस्त, उनको जो है ना, जो आजकल वो बड़े महान बने हुए हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, मुबशर लुकमान साहब, वो आजकल बहुत ज़्यादा महान बने हो, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक और बहुत ज़्यादा मतलब इदारों की तारीफ़ें और ये वो और सारा कुछ हो। इस तरीके से वो उनको एक मैसेज करते कि जी फ़लाँ होने वाला है, तो जनाब वो बग़ैर तस्दीक के वही कह देते फ़लाँ। उन्होंने किसी ने उनको मैसेज किया कि जी चाइना के सदर तो आ ही नहीं रहे थे, इन्होंने तो वैसे ही झूठ बोला है। उन्होंने कंटेनर पे वैसे ही वही बात आगे चला दी कि चाइना के सदर तो आ ही नहीं रहे थे। तो इमरान खान साहब वो हैं जो जिसकी बात जो उनको पहले FIR कटवा दे वही खैर से आगे बढ़ा देते हैं। उनकी तो वो सीरियसनेस का वो आलम है। ये वही शेख रशीद साहब हैं जिनको इमरान खान ने शीदा टली कहा था, और कहा था कि शीदा टली जैसा कामयाब, ये शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान मुझे अल्लाह न बनाए। ये शीदा टली, इसको तो मैं अपना चपड़ासी नहीं रखूँगा। बाद में उसी को वज़ीर रेलवे भी बनाया और फिर वज़ीर दाखिला भी बनाया। ये लोगों को वक्त क्या क्या सबक सिखाता है, सबक नहीं सिखाता। वक्त क्या क्या अपनी औकात दिखाता है, आपने क्या कहा था क्या कर दिखाया। और उसके बाद आपने ये नहीं सुना था शेख रशीद का जलसे में उस वक्त, अब कहते किया क्या है शेख रशीद का उस वक्त जलसे में, मार दो, जला दो, पूरे मुल्क में आग लगा दूंगा। ये नहीं कहा था, किसने कहा था? ये इसी शीदे टली ने नहीं कहा था। आज कहते हैं किया क्या है। किसी सियासतदान को, चाहे वो खातून हो, मरियम नवाज साहबा, कोई नवाज शरीफ साहब, कोई किसी भी सियासतदान को इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से लेकर, शहीद से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी तक, किसी को कोई अदब से कोई नाम लिया किसी का? ये वो छछोरा टाइप का, ये वो लफंगा तिलंगा, ये वो बदमाश किस्म का बंदा। उसकी वजह यह है कि इनके पीछे पूरी पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट, हाफिज साहब को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि हाफिज साहब ने पूरे नॉर्म्स बदले हैं। मैं जहाँ पर भी कोई इस तरह की बात होती है मैं तनकीद कर देता हूँ, लेकिन तारीफ ना करना बड़ी कंजूसी है। हाफिज साहब ने पूरी इस्टेब्लिशमेंट का रुख बदला है, पूरे नॉर्म बदले हैं, पूरी रिवायात बदली हैं। इस तरीके से ये तो कब से इस्टेब्लिशमेंट, पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा हो या जनरल रहील शरीफ हो या जनरल फैज़ हो या पता नहीं जनरल गफूर हो या आसिफ गफूर या जनरल आसिम सलीम हो बाजवा या जो भी हो, उन्होंने वो ऊधम मचाया और ये शीदे टली जैसे बदमाशों को आगे किया और इन बदमाशों ने पूरी जमहूरियत का सत्यानाश करके रख दिया। पूरे पार्लियामेंट पे लानतें भेजते रहे, ये मुल्क में आग लगवाते रहे, ये हर किसी को आगे शह दे के पीछे छुपते रहे। ये जिस तरीके से इन्होंने ऊधम मचाया, शेख रशीद ने पिछले 10 सालों से जिस तरह से ये ऊधम मचा रहा है, 2012-13 से आप ये चेक कर लें, और जिस तरीके से ये धरनों में और ये तकरीरें और ये एक मेंबर वाली पार्टी, ये तो तांगा पार्टी भी नहीं है, ये तो गधा पार्टी है। तो इस तरीके का ये बंदा लिफंगा तिलंगा लोफर, ये इस तरीके की गलीज गटर वाली ज़बान इस्तेमाल करने वाला बंदा, ये आज गिरफ्तार हुआ और पूछते हैं कि ये गिरफ्तार हुआ क्यों है। मैं कहता हूं कि परवेज, कम से कम जो परवेज इलाही, उन्होंने कोई गंदी ज़बान कभी इस्तेमाल नहीं की थी। सिर्फ कोई एक आध दफ़ा मैं समझता हूं कि कोई आखिरी दफ़ा कोई इस तरह से वो किया हो, तो इन्होंने तो वो गंदी ज़बान इस्तेमाल की है, अल्लामान अल हफीज़। इसी वजह से तो आप ये देख लीजिए कि ये अमेरिका में इन पे जाने पे, अगर अदरवाइज ये नस चुके होते, ये बीच में गए थे फिर वहाँ से वापस आ गए सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, फिर उसके ना ये अमेरिका जा सकते हैं या ना ये बरतानिया जा सकते हैं। इसी वजह से, अपनी ज़बान की वजह से, इनमें कोई बरकत, कोई वो नहीं है कि ये कोई बड़ा महान हो और बड़े को मतलब इस आप कह सकते हैं कि जी बड़ा कोई पास रखने वाले और बड़ी इनमें कोई बहादुरी आ गई और वो कहते हैं कि जेल मेरा ससुराल है, तो जाए ना, हथकड़ी मेरा जेवर है तो जाए ना, आप ससुराल आपको भेजेंगे ना, अब आपको जेवर भी पहनाएंगे और अब आपको ससुराल भी भेजेंगे, अब ज़रा ससुराल में बैठो और वहाँ पे मज़े करो। ये इस तरह के
मैं समझता हूं कि ये लानती किरदार हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के, इस तरह के जिन्होंने पिछले 10 सालों में जिस तरह का ऊधम मचाया एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर। यह होता है कि जब आप बूट चाटना इस तरह का शुरू करते हैं तो फिर इस तरीके के आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके यूं गड्ढे में फेंक दिया जाता है। आपको फिर ये होता है कि फिर जो रुख हवाओं का होता है उसी तरीके से, फिर ये नहीं होता कि आप अपनी बदमाशी शुरू कर दो। भुगतो अब मैं समझता हूं ये इमरान खान से भी बड़ा मुजरिम है। ये कब से लगा हुआ है जमहूरियत के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ। किसी एक को इसने सही तरीके से मुखातिब किया है? किसी को ये बिल्लो रानी कह रहा है, किसी कह रहा है बाय डिफॉल्ट इसमें पता नहीं क्या क्या इसमें ऐब है, पता नहीं क्या क्या किया। गिलाजत जो है ना ये उंडेलता रहा। नवाज शरीफ के बारे में इनने क्या कहा, मरियम नवाज के बारे में क्या कहा, शहबाज शरीफ के हर तीसरे रोज पेशन गोई कर देता मीडिया पे आके, और मीडिया ने तमाशा लगाया हुआ। कभी ये शीन निकल रही है तो कभी ये नून में से मीम निकल रही है तो कभी क्या, तो अब आपका सब कुछ निकल गया है। मैं समझता हूँ मैं बहुत ही पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने का आदमी हूँ, लेकिन इस जैसे बेशरम आदमी के लिए यकीन करें दिल नहीं करता बंदा पार्लिमानी इस्तेमाल करे, पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करे। आ जाए भाई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। उनको कहा गया कि जनाब कि ये उनको को नामालूम मकाम पे ले जाया गया, पता चल जाएगा फलां उनको मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और फिर उसके बाद उसको 24 घंटों में वो ले भी आएंगे। ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जैसे परवेज़ इलाज। लेकिन अब ये भी है कि शीदा टलीबी लंबे अरसे तक बाहर नहीं आने लगा। अब उसके बाद क्योंकि आपने जितना जलील किया है डेमोक्रेसी को, जो पॉलिटिशियंस को, पार्लियामेंट को, आप तो पार्लियामेंट के लिए नंगो आर साबित हुए हैं। आप तो पार्लियामेंट के लिए बायसे शर्मिंदगी साबित हुए हैं। इस तरह के ये सियासतदान हैं। ये सियासतदान कहना इनको सियासत की तौहीन है, ऐसे गटर के कीड़ों को। अब आ जाएं ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कल फुल कोड बन गया है और चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, आप यकीन करें जब काजी फैज़, मैं आप मुझे बहुत पुराना सुनते हैं, जब उनका ये केसेस थे जो आप यकीन करें हम वीडियो बनाते थे, हमें धमकियां आती थी उन वीडियोस के हवाले से कि आप वीडियो कर रहे हैं आपको हम नहीं छोड़ेंगे, धमकियां आती थी। कई दफ़ा मैंने अपने व्लॉग्स में भी बताया था कि वीडियो कर रहे हैं अपना, आप अगर काजी फैज़ ईसा साहब के हक़ में वीडियो करते धमकियां आती थी, हमें कॉल्स आती थी इस तरीके से। मुझे तो 2 दफ़ा वैसे अगवा किया गया था घर से भी, आपको सबको मालूम है, बहुत सब सहाफ़ियों को भी पता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके मैं नाम बता चुका हूँ जिन लोगों ने किया था और जिस तरीके से और जैसे ही हमने भुगता सो भुगता। अल्लाह ताला बहुत करीम है। तो खैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कल इस पे फुल कोड बन चुका है और क्या कुदरत का इंतकाम है। आज मैं देख रहा था कि वो सरीना ईसा साहबा वो ऊपर स्टेज पे खड़ी थी, उनके शौहर वो हल्फ ले रहे थे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से। सरीना ईसा साहबा किस मतानत के साथ वहाँ पे स्टेज पे खड़ी थी, जो बाकी जजेस थे नीचे बैठे हुए थे। ये वही वाली बात है, बिल्कुल ठीक मतीउल्लाह जान साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि हमने देखा कि ये सरीना ईसा साहबा नीचे खड़ी होके घंटों बेचारी खड़ी रहती हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए, और ये जो जज हैं ऊपर किस रऊनत के साथ बैठे होते थे और किस तरीके से ताबड़तोड़ उन पे हमले करते थे उनकी ज़ातियात पर। आज वो ऊपर खड़ी थी किस मतानत और किस डिग्निटी के साथ, जजेस बाकी सारे नीचे बैठे थे। ये वो कुदरत का इंतकाम है, ये इंतकाम है, कुदरत आपसे इंतकाम लेती है। जब आप इस तरीके से, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि आप इंसाफ को छोड़ के मुबैना तौर पे मुनाफ़क़त का रास्ता अख्तियार करें तो कुदरत इस तरह से इंतकाम लेती है आपसे। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये बिल है क्या बेसिकली, इस पर कल फुल कोड बन चुका है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, पिछली हुकूमत अलाइस की PDM की हुकूमत ने अप्रैल में एक बिल पास किया था। वो उस बिल का नाम था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। उसमें 2-3 बातें बड़ी अहम थी, वो मैं पहले बता दूं, फिर उसके बाद ये है कि अब क्या होगा, ये कल क्या होने जा रहा है वगैरह वगैरह, और हुआ क्या था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया। वो बिल क्या था जनाब, बिल पास हुआ
बिल पर आरिफ अलवी साहब ने दस्तखत नहीं किए थे। एज़ इट इज़ बिल को वापस कर दिया, और जब वापस किया तो फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका ईवान यानी कौमी असम्बली और सेनेट ने दोबारा पास किया, और फिर दोबारा फिर आपको पता है वो जब दोबारा पास करें और वो भेज दें तो वो खुद ब खुद ही वो बिल जो है ना वो जो होता है वो कानून बन जाता है। कानून बन गया, गज़ट भी उसका जारी हो गया। इस बिल में 3 नुक्ते अहम हैं। पहला नुक्ता ये है कि जब कोई बेंच बनेगा तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बना सकेगा, वो बेंच चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, जैसे आज की सूरत हाल है, एक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, एक सरदार तारिक साहब, जस्टिस सरदार तारिक, और एक जस्टिस इजाजुल एहसन। ये तीन आपस में मशवरा करेंगे कि बेंच कैसे बनाना है। तीनों के तीनों एग्री कर जाएं फिर भी ठीक है, अगर 2 एग्री कर जाएं मेजॉरिटी से, तीसरा ना करे फिर भी ठीक है, वो बेंच बन जाता है। हाँ ठीक हो गया। अगर तीनों के तीनों डिसएग्री करें तो फिर वो दूसरा, फिर उसके बाद तरीका वो बेंच नहीं बनेगा उस तरीके से। खैर, तो अब ये एक बात तो ये हो गई बेंच बनाने का। दूसरी बात कि अगर आप सुओ मोटो लेंगे तो उसका अख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास था, तो उसका अख्तियार भी इससे सुओ मोटो। आपको मालूम होगा कि जितनी लीगल फ्रेटर्निटी, जितने वकला की मुख्तलिफ बॉडीज़, मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, चक्कर लगता रहता, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, मुख्तलिफ हवालों से मिलते रहते हैं, हम बात भी करते रहते हैं। आप यकीन करें कि बार्स, कोई भी डिस्ट्रिक्ट बार से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तक, पाकिस्तान बार काउंसिल जो सबसे बड़ी बॉडी है वकला की, लाहौर हाई कोर्ट बार, सारी जितने भी बाकी हाई कोर्ट्स की बार है, सबके सब का मुतफिका यही राय थी कि यार ये चीफ जस्टिस के जो सुओ मोटो का अख्तियार है ना, ये कम हो जाना चाहिए या ख़त्म हो जाना चाहिए। ये क्या जिसके मर्जी सुओ मोटो ले लें, जिसका नहीं लें। अब एक तूफ़ान आ जाता है वहाँ पे नहीं लिया जाता है, एक शराब की बोतल पे वहाँ पे एक वहाँ पे छिपकली निकल आए खाने से, उससे लिया जाता है, और बहुत सारी जगहों पे नहीं लिया जाता। तो ये एक जो मनापली है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये कब का मुतालबा था, आज का नहीं है, शुरू ही से इस तरीके से। उन्होंने कहा जो सुओ मोटो लेने का अख्तियार है वो भी 3 रुकनी कमेटी को दिया गया, और एक चीफ जस्टिस साहब और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। इसी तरीके से अगर आज लिया जाए तो ये काजी फैज़ ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाजुल एहसन, अगर ये 2 एक की अक्सरियत हो या तीनों मुतफिक हो जाए तो सुओ मोटो लिया जाएगा। 184(3) ठीक हो गया ना, इसके ताजुंगा तो होगा, अगर नहीं तो फिर नहीं होगा, सुओ मोटो नहीं लिया जाएगा। ये 2 बातें। बेंच बनाना हो तो तीनों बनाएंगे और 3 जजेस की राय से होगा, अगर सुओ मोटो लेना हो तो 3 जजेस की। एक तीसरी बात उसमें थी कि वो मुकदमे जो 184(3) के तहत हुए हैं और कोई एग्रीव्ड है, मसलन जैसे नवाज शरीफ साहब का मुकदमा था, वो 184(3) के तहत हुआ था, सुओ मोटो के तहत सुओ मोटो लिया गया था, आपको याद है, ठीक हो गया ना। तो जिस तरीके से वो लिया गया और 184(3) के तहत और सारा कुछ जो चला, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं उनमें भी, तो जिन के मुकदमे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो चाहे कोई और हो, उनकी भी ये जो सुओ मोटो का कहा गया था कि सुओ मोटो से जो भी अफेक्ट हुआ है वो अपील करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक हो गया, और फिर अदालत पाबंद होगी कि उनका मुकदमा फिक्स करे 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक। अब आप सोचेंगे कि नवाज शरीफ साहब का तो कब का हो चुका, 2017 से, उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो पिछले भी इफेक्ट हुए हैं इससे, जो सुओ मोटो से जो पिछले भी इफेक्ट हुए हैं, उनमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो अपील कर सकता है उस वक्त के जब ये लॉ नाफिजुल अमल हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जैसे आया, माशाल्लाह बंदियाली टोले ने 8 रुकनी बेंच ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया, और उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के वो है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के पर काटने के मुतरादिफ है, ये तो उसके अख्तियारात। भाई सुप्रीम कोर्ट की क्या, आपको कह रहे हैं कि आप बैठें, 7 जस्टिस काजी फैज़ ईसा को बिठाएं, 7 जस्टिस सरदार तारिक को बिठाएं, 3 लोग फैसला करें। वापडा वालों को थोड़ी कह रहे हैं कि आप बिठाएं, वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो गया है, वो तो ये तो नहीं है कि बस में। अच्छा, कल अब जो है ना इस पे फुल कोर्ट बन गया है। फुल कोर्ट का मतलब है कि सारे जजेस, चीफ जस्टिस समेत सारे जजेस बैठेंगे और फुल कोर्ट इस पर वो बैठेंगे, तो वो फुल कोर्ट बैठेगा और जनाब ये इस तरीके से वो फैसला करेंगे। पूरे का पूरा कोर्ट, सारे के सारे, सारी अदालत जितने जजेस हैं सारे बैठेंगे।
अब देखते हैं कि कल इस फुल कोर्ट में से कोई उठता है या बैठा रहता है, ठीक है ना। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत आसानी से उठेगा, ठीक है ना। उनको भी पता है अच्छी तरह से जूनियर जजेस को, बाकी कोई उठता है या सारे बैठे रहते हैं। और अगर कोई उठ भी जाए तो उन्हें फ़ौरन वो उन पे बेंच बना देना है कि जो बेंच जो है ना वो जो जजेस बचेंगे उन पे बना देना है। अब उसमें आप देखें कि फुल कोर्ट जो है स्टे ऑर्डर दे दिया था 8 लोगों ने, जस्टिस बंदियाल साहब और उनके बाद सारे जूनियर जजेस थे, स्टे ऑर्डर दिया था और इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर उसी वक्त से यानी अप्रैल से लेकर आज तक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने। क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने कि वो कह रहे थे आप पहले फैसला करें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, उस पर आपने स्टे दिया हुआ है, या उसको ख़त्म करना है या उसको एक्सेप्ट करना है। आप पहले उसके बारे में फ़ैसला करें, बाद में, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून बन चुका है और जो रियासत कानून बना दे, जो हुकूमत, जो पार्लियामेंट कानून बना दे, पार्लियामेंट का अख्तियार है कानून बनाना, वो कानून बन चुका है, आपने उस पर स्टे दिया हुआ है, पहले उसका फैसला करें, बाद में मैं बेंचेस में बैठूंगा। क्योंकि पार्लियामेंट के कानून को जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा हो या जस्टिस मंसूर अली शाह हो या जस्टिस याजा अफरीदी हो या इस टाइप के जितने भी जजेस हैं, उनका ख्याल है पार्लियामेंट के काम में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो अभी रिसेंट फैसले में भी लिख दिया कि एक गैर मुंतखब यानी नॉन इलेक्टेड जजेस इलेक्टेड लोगों के काम में किस तरह से दखल अंदाजी कर सकते हैं। तो अब बन गया है फुल कोर्ट। फुल कोर्ट ने अगर कहा कि एज इट इज़ बहाल और स्टे ख़त्म कर दिया, और कल ही ये अगर हो गया और स्टे अगर ख़त्म हो गया और पार्लियामेंट का वो बनाया हुआ कानून नाफिज हो गया, तो फिर अगला फैसला, फिर आपको पता है फिर सारे के सारे सुओ मोटो जो होंगे वो भी 3 की कमेटी फैसला करेगी, जो बेंच बनने हैं वो भी 3 की कमेटी, और फिर नवाज शरीफ साहब का फौरी तौर पे इसमें और बाकी लोगों को भी लग जाएगी अपील। लो जी, अब ये अपील भी और बहुत सारी चीज़ें और भी इसकी डिटेल्स हैं। मेन डिटेल्स ये हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल तक का इंतज़ार कीजिएगा। लग यही रहा है कि ये सुओ मोटो अब बहुत सारी चीज़ें उड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से गंद डाला गया है उस गंद को साफ करना होगा। जी, अगर साफ नहीं करेंगे गंद को, उस गंद को अगर कोई साफ नहीं करेगा, अब मैं कहता हूँ काजी फ़ैज़ ईसा साहब इस सारे गंद को साफ करेगा। जो गंद भरा गया है सुप्रीम कोर्ट में पिछले कई सालों से, उस गंद को साफ करना भी चीफ जस्टिस साहब से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, हमारी बहुत दुआएं हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।